हेलो दोस्तों, मैं अभिनव गर्ग। आज अपन चर्चा करेंगे बायोलॉजी का जो टॉपिक है वह है रक्त। इंग्लिश में अपन कहते हैं ब्लड के बारे में। इस टॉपिक से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन अधिकतर मिलते ही हैं। देखो, ब्लड का जो अध्ययन होता है वह कहलाता है हेमेटोलॉजी। पहले ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ब्लड का या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसका आंसर क्या होता है? हेमेटोलॉजी। अब देखो, ब्लड जो हमारे शरीर में होता है, तो ब्लड को अपन मान सकते हैं कि ये एक प्रकार की क्या है? बस है। इसको अपन बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार की क्या है? बस है, ट्रेन है। ये जो परिवहन के जो साधन होते हैं वही अपने शरीर में रक्त काम करता है। कैसे? देखो, बस क्या होती है कि जैसे सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी तरीके से हमारे शरीर में जो ब्लड है वह क्या करता है कि जो हमारे शरीर में जो अलग अलग जो बनी हुई है, जैसे मस्तिष्क है, हाथ है, पैर है, वहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वह जो ऑक्सीजन होती है वह कौन ले जाता है? वह ले जाता है रक्त या ब्लड। तो ब्लड या रक्त क्या हो गया? एक प्रकार की बस है जो हमारे शरीर के जो भाग है वहां तक ऑक्सीजन या अलग प्रकार के पोषण तत्व वह किसके माध्यम से जाते हैं? रक्त के माध्यम से। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये पोषण तत्व, जिसमें कौन कौन सा आगे, जैसे ऑक्सीजन भी हो जाती है इसमें। देखो, ये CO2 भी इसके साथ में चली जाती है। तो ये जो तत्व है, यही तत्व जो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचते हैं। तो रक्त एक प्रकार का क्या हो गया? हमारे शरीर का बस का काम करता है। अब देखो, मनुष्य के स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य जो पुरुष है उसके शरीर में जो रक्त होता है वह 5 से 6 लीटर। कितने लीटर रक्त पाया जाता है? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि स्वस्थ पुरुष के शरीर में कितना रक्त होता है? वह रक्त होता है 5 से 6 लीटर। यह होता है पुरुष की बात करते हैं अपन। अब यही क्वेश्चन पूछ ले कि महिलाओं में, तो महिलाओं में इससे आधा लीटर कम होता है। तो यहां पर हो जाएगा जैसे 4.5 से 5.5। तो महिलाओं में जो रक्त होता है वह रक्त आधा लीटर कम होता है पुरुष के मुकाबले। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और इससे रक्त से संबंधित यहां से कि रक्त का पूछा जाता है पीएच। क्या पूछा जाता है? पीएच का, इस रक्त का जो पीएच होता है वह होता है 7.4। अब 7.4 है तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अपन ने पहले चर्चा की थी कि यहां पर होता है जैसे 7 पीएच स्केल में 7 से अगर इधर जाता है किसी का मान तो वह होता है अम्लीय, और इधर होता है तो वो होता है क्षारीय। तो इसका पीएच 7.4 है, तो रक्त की जो प्रकृति होगी वह कैसी होगी? वह होगी हल्की क्षारीय। कैसी होगी? हल्की क्षारीय। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है कि जो मानव शरीर में रक्त पाया जाता है उसका पीएच वैल्यू कितनी है? तो पीएच वैल्यू तो 7.4। और अगर पूछा जाता है इसकी प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति होती है इसकी हल्की क्षारीय। तो ये रक्त के बारे में जो एक ओवरव्यू है वह अपन ने देखा। इसकी परिभाषा तो एक बार वापस देख ले, तो कि रक्त एक प्रकार की शरीर में, मानव शरीर की बस है। वह क्या करेगी कि जो पोषण तत्व है वह शरीर को अलग अलग भागों तक पहुंचाएगा रक्त के माध्यम से। पोषण तत्व जिसमें ऑक्सीजन भी आ गई और इसमें CO2 वगैरह, तो ये भी सभी किसके माध्यम से पहुंचेंगे? ये रक्त के माध्यम से। अब रक्त में पुरुष के शरीर में कितना रक्त? 5 से 6, और महिलाओं में आधा लीटर कम। पीएच 7.4, प्रकृति हल्की क्षारीय। अब देखो, ये जो चार्ट है इस चार्ट को समझो। देखो, यहां पर ये चार्ट मैंने बना रखा है। इसमें क्या है कि रक्त जो है वह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक। अब देखो, इसको समझो। तरल संयोजी उत्तक कैसे? कि तरल मतलब क्या है? लिक्विड। रक्त में क्या 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 चीज पाई जाएगी? एक तो तरल है मतलब एक प्रकार का लिक्विड जैसा है। तो वो तरल कौन है? प्लाज्मा। तरल कौन है? प्लाज्मा। ठीक है। अब ये संयोजी मतलब संयोग करता है। प्लाज्मा संयोग करता है किससे? उत्तक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को। तो इस रक्त की जो तरल संयोजी उत्तक है उसका मतलब क्या हो गया कि जो रक्त में क्या है कि जो प्लाज्मा है वह प्लाज्मा जो एक प्रकार के जो कोशिका के जो समूह है, मतलब उस उत्तक, उनसे संयोग करता है, तो वही क्या कहलाता है? रक्त कहलाता है। वही क्या कहलाता है? रक्त। अब देखो, रक्त के दो भाग होते हैं मेन। एक होता है प्लाज्मा। जो मैंने क्या बताया था, यह एक तरल है। क्या है? तरल, लिक्विड।
ठीक है, और एक होता है ब्लड सेल जिसे हम कहते हैं रक्ताणु, और यही रक्ताणु है जो वो क्या है, उत्तक है। तो ये हो गया तरल संयोजी उत्तक, जिसमें तरल तो हो गया प्लाज्मा, और उत्तक में कौन कौन हो गए, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये अपन पढ़ेंगे। अब देखो जो प्लाज्मा है, रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है वह जैसे होता है, मतलब आप अपन समझ सकते हैं जो पानी की तरह, कैसा होता है, एक लिक्विड है जो पानी की तरह, बिल्कुल, जो वो हो गया प्लाज्मा। उसका जो रक्त के अंदर जो उसका जो ये होता है वह होता 55%। कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा होता है, और 45%, 45% होता है रक्ताणु, जिसे ब्लड सेल्स कहते हैं। तो रक्त के अंदर कौन कौन से दो चीजें हैं, एक तो है जैसे 55% प्लाज्मा और 45% क्या हो जाएगा, रक्ताणु। ये हो गया तरल, ये हो गया उत्तक। अब देखो प्लाज्मा के अंदर क्या है कि प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा वापस दो भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में, दो भागों में, जिसमें 92% तो है जल, 92% तो है जल प्लाज्मा के अंदर, और 8% उसमें क्या है कि सॉलिड और अलग प्रकार के कुछ गैसेज है। अब देखो 8% में क्या है, 8% में कुछ भाग में तो ठोस है और कुछ भाग में जैसे गैस है। अब ठोस में कौन कौन से हैं कि ठोस में तो एक तो है प्रोटीन, 8% में ठोस में एक तो है प्रोटीन और एक है लवण। प्रोटीन में कौन कौन से हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिन, 3 प्रकार के प्रोटीन उपस्थित है प्लाज्मा वाले भाग में। अब एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिन, ये 3 प्रकार के प्रोटीन, ये तीनों ही जो प्रोटीन हैं प्लाज्मा के, वह बनते हैं लीवर में। कहां पर बनते हैं, तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और जो फाइब्रिन है, जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन है, वह हमारे शरीर में कहां पर बनते हैं, तो वह बनते हैं लीवर या यकृत में बनते हैं। तो यहां से ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो कि 92% तो जल हो गया, अब जल के बाद में जो भाग बचा 8%, उसमें ये वाले भाग आ गए। अब देखो एक बार इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये जो प्रोटीन है, इन प्रोटीन का क्या क्या काम है। देखो सबसे पहला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन। यही जो प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, यही इसी प्रोटीन को खाने के लिए, एल्ब्यूमिन प्रोटीन को ही खाने के लिए मादा मच्छर काटती है। मादा मच्छर काटती है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो मच्छर, मादा मच्छर जो काटती है मनुष्य के, वह किस कारण से, कौन से प्रोटीन को खाने के लिए काटती है, वह है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। यह एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहां पर पाया जाता है, यह प्लाज्मा में, और यह प्लाज्मा में पाया जाता है, लेकिन बनता कहां पर है, यह बनता है लीवर में। ठीक है, अब मादा मच्छर तो क्या है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के चूसने के या खाने के लिए काटती है, लेकिन जो नर मच्छर है, यहां से एक और चीज समझो कि जो नर मच्छर है, नर मच्छर जो चूसता है जो खाने के लिए, वह है पेड़ों का रस। नर मच्छर क्या खाता है, या जो नर मच्छर अपन को जीवित रखने के लिए क्या करता है, पेड़ों का रस चूसता है। तो मादा मच्छर मनुष्य में एल्ब्यूमिन प्रोटीन के खाने के लिए आती है, और नर मच्छर मनुष्य को नहीं काटता है। नर मच्छर जो होता है वह क्या होता है, पेड़ों का रस को वह अपने ये चलने के लिए पेड़ों का रस ये सेवन करता है। अब देखो एल्ब्यूमिन प्रोटीन के लिए मैंने बता दिया, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वह मनुष्य के शरीर में यकृत में बनता है, और मादा मच्छर इसको खाने के लिए काटती है। नेक्स्ट जो प्रोटीन है वह है ग्लोब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन है, ग्लोब्यूमिन। यह प्रोटीन जो है यह काम करता है प्रतिरक्षा का निर्माण। किसका निर्माण करता है मनुष्य के शरीर में, प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी। अगर शरीर में कोई बाहरी ऐसे कुछ ऐसा हानिकारक बैक्टीरिया, कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं, तो उसको, उन तत्वों को मारने के लिए जो प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन काम करेगा, वह काम करेगा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। यह ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ही एक्टिव होगा और उन बैक्टीरिया को मारेगा। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या काम करेगा, यह काम करेगा प्रतिरक्षा का निर्माण। नेक्स्ट है फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिन प्रोटीन जो होता है, वह प्रोटीन क्या होता है कि जो रक्त है हमारे, वह थक्का जमाने के लिए प्रयोग के लिए काम करता है। तो फाइब्रिन प्रोटीन क्या होगा कि थक्के के लिए देखा होगा, कभी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वह जो वहां जहां पर चोट लगी, यहां से रक्त का स्त्राव हो रहा है, वह थोड़ी देर बाद वहां पर क्या हो जाता है, वह सूख जाती है, मतलब उसका थक्का बन जाता है। वह थक्का बनने के लिए कौन सा प्रोटीन उतर रही है, वह फाइब्रिन प्रोटीन। देखो तो ये हो गए हमारे पास में प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ।
अब क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि रक्त में पाया जाने वाला सबसे जो ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला वह पदार्थ कौन सा है, तो वह पदार्थ कौन सा है, वह पदार्थ है प्लाज्मा, 55%। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि रक्त के प्लाज्मा में पाया जाने वाला सबसे अधिक पदार्थ, रक्त के प्लाज्मा में पाया जाने वाला सबसे अधिक पदार्थ, तो वह कौन सा होगा, प्लाज्मा में सबसे अधिक पदार्थ कौन सा होगा, जल। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, रक्त की बात करें तो रक्त के अंदर पाया जाने वाला सबसे अधिकतम पदार्थ कौन सा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, एक प्रकार का तरल पदार्थ है। अब प्लाज्मा के अंदर अगर पूछ ले तो वो होगा जल। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। देखो यहां तक तो अपन ने देख लिया कि रक्त के बारे में, इस चार्ट के बारे में कि कौन कौन से प्रोटीन है और कौन इस प्रोटीन में कहां का संश्लेषण होता है। अब देखो नेक्स्ट है कि जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में अगर प्लाज्मा से अगर हम ये जो प्रोटीन वगैरह या ठोस पदार्थ हटा दे, इस प्लाज्मा से अगर ये ठोस पदार्थ हटा दे, ये ठोस पदार्थ बाहर निकाल दे, तो उससे ठोस पदार्थ बाहर निकालने पर जो पदार्थ बचता है प्लाज्मा में उसे कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं, सीरम। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा में से ठोस पदार्थ बाहर निकालने पर जो पदार्थ बचता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सीरम। और इसी सीरम से क्या होता है, अधिकतर टीके का निर्माण होता है। आपने पढ़ा होगा कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे जो अधिकतर क्या होती है, जो टीके वगैरह का निर्माण करती है। अधिकतर जो टीके बनाए जाते हैं वह किसके सीरम से बनाए जाते हैं, वह होते हैं घोड़े के सीरम से। किससे सीरम से, घोड़े के सीरम से अधिकतर टीकों का निर्माण होता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरम के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब हम आगे चलते हैं कि देखो जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि जो रक्त है वह ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में अलग अलग जगह पहुंचाता है। अब देखो रक्त में जो ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है, उस रक्त में किस वजह से वो ऑक्सीजन का प्रवाह जाता है, तो रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। इसको ध्यान से समझना, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन कहां बनता है, ये रक्त में, ये एक प्रकार का है प्रोटीन। क्या है, डायरेक्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया हीमोग्लोबिन क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन करेगा मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। यह बनता कहां है, यह बनता है बोन मेरो में। बोन मेरो, बोन मेरो क्या होती है कि जो हड्डी होती है ना, मनुष्य के शरीर की हड्डी होती है, उसके जो बीच का भाग है उसी को बोन मेरो कहते हैं, और वहां से ही हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, तो ये बोन मेरो में बनता है, हड्डी के बीच का वाला भाग, उसे बोन मेरो कहते हैं। वहां पर क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। अब अगर देखो हीमोग्लोबिन में क्या है, एक तो प्रोटीन होता है, एक इसके अलावा एक और पदार्थ होता है, उसे कहते हैं आयरन। क्या होता है, आयरन। और ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अगर मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया, हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम हो गया, तो जो ऑक्सीजन जहां पर जितनी मात्रा में पहुंचनी चाहिए उतनी मात्रा में पहुंचती नहीं है, और जिससे क्या होता है, मनुष्य को थकान वगैरह और ऐसा कमजोरी महसूस होती है। तो हीमोग्लोबिन का लेवल सही रहना चाहिए। देखो हीमोग्लोबिन के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो मनुष्य के जो पुरुष है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वह होता है 15 से, पुरुष के शरीर की बात करते हैं अपन कि 15 mg/100 ml। ठीक है, मनुष्य के मतलब पुरुष का जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 15। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन होता है वह होता है 12 से 13। कितना, 12 से 13। और जो नवजात जो पैदा होता है उसका जो हीमोग्लोबिन होता है वह होता है 23 से 25। कितना, 23 से 25। तो ये तीनों ही जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पुरुष है, स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए, वह होना चाहिए 15। अगर महिलाओं का पूछे तो 12 से 13।
और अगर नवजात का पूछ ले तो नवजात में हीमोग्लोबिन जो होता है, जैसे जो बच्चा जो जन्म लेते ही उसका जो हीमोग्लोबिन होता है वह होता है 23 से 25। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया तो मनुष्य को थकान, कमजोरी वगैरह महसूस होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही है जो क्या करेगा कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है अलग अलग बॉडी के पार्ट में। देखो अब देखो, अगर डॉक्टर हीमोग्लोबिन को चेक करता है डॉक्टर, तो वो कैसे चेक करता है? आपने देखा होगा कि अगर आप भी चेक कर सकते हैं कैसे कर, देखो कि जो डॉक्टर होता है वह देखो इस आग को इस तरीके से नीचे करता है, आग को नीचे करके देखता है। देखो अगर ये रेड कलर की है नीचे से तो हीमोग्लोबिन का लेवल आपके सही है। अगर ये क्या है कि इसका रंग अगर हल्का सा क्या हो गया, अगर रेड कलर नहीं है और हल्का सा व्हाइट वगैरह अगर दिख रहा है तो मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम है। देखो हीमोग्लोबिन जो बनता है वह बोन मेरो में बनता है। कहां पर? बोन मेरो में। अब देखो हीमोग्लोबिन जो है वह मनुष्य के शरीर में रहता है 3 महीने तक। 3 महीने तक एक बार बनने के बाद में रहता है। फिर ये क्या होता है कि 3 महीने के बाद में ये चला जाता है प्लीहा में। कहां पर? प्लीहा, तिल्ली जो कहते हैं। यहां पर जाने के बाद में ये क्या होता है कि डेड, ये मर जाता है। ये हीमोग्लोबिन यहां पर, अब हीमोग्लोबिन में जो क्या था कि यहां पर ये हीमोग्लोबिन मर गया प्लीहा में। अब प्लीहा में हीमोग्लोबिन मर गया तो ये क्या करता है हीमोग्लोबिन, ये आयरन का संश्लेषण कर लेती है। प्लीहा के अंदर क्या हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन था वह क्या करती है, आयरन को सोख लेती है और क्या कर देती है, लीवर में डाल देती है। जब जरूरत पड़ने पर वापस ये आयरन क्या होता है, बॉडी में आता रहता है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन 3 महीने तक रहता है, फिर वापस 3 महीने बाद वापस नया हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो हीमोग्लोबिन 3 महीने तक प्लीहा में जाकर ये क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। ठीक है, देखो जो हीमोग्लोबिन है वह जो मनुष्य के शरीर में बनता है, जो व्यक्ति अगर जिसका हीमोग्लोबिन सही है, जो व्यक्ति क्या है कि जो रक्तदान कर रहा है, ब्लड डोनेट जो कर रहा है, जैसे साल भर में या 6 महीने में एक बार अगर वह रक्तदान कर रहा है, उसका क्या है कि हीमोग्लोबिन थोड़ा फास्ट बनता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो बोन मेरो है, जो हड्डियों का जो स्थान है खोखला जहां पर हीमोग्लोबिन बनता है, वह क्या होती है, एक्टिव रहती है। तो एक्टिव रहती है, इस कारण से उसको क्या है कि हीमोग्लोबिन जल्दी बनता है। तो जो ब्लड डोनेट करता है उसका हीमोग्लोबिन जल्दी मात्रा में बनता है। लेकिन ब्लड डोनेट करने से जाने से पहले भी अगर जिसका हीमोग्लोबिन कम है उसको क्या है कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास में हीमोग्लोबिन के बारे में चर्चा कि हीमोग्लोबिन ही होता है जो ऑक्सीजन का बॉडी में परिवहन करता है। अब देखो जो इसके हीमोग्लोबिन के बारे में एक और हम देखते हैं कि रक्त का जो रंग होता है वह लाल क्यों होता है। तो वह रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है किसके कारण? वह होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? वह होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। मतलब इसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित है, इस कारण से मानव शरीर का रंग क्या होता है रक्त का, वह होता है लाल। कभी देखा होगा आपने कि जब रक्त जैसे किसी को चोट लगी और थोड़ी समय बाद क्या होगा, आपने देखा होगा कि जो रक्त होता है वह पड़ जाता है, क्या हो जाता है, काला। कभी देखा होगा चोट लगने के बाद में जो बाहर जो रक्त होता है वह थोड़ी देर बाद काला काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उसमें जो ऑक्सीजन है बाहर निकलने के बाद में उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। इस कारण से जो बाहर जो रक्त होता है चोट लगने के बाद में वह रक्त क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो यह हो गया मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही अगर ऑक्सीजन का अगर कम हो जाए बाहर निकलने के बाद में तो वह रक्त कैसा हो जाता है, वो हो जाता है काला। तो यह हो गया हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन एक सही लेवल पे रहना चाहिए। इसके लिए जैसे डॉक्टर अगर सलाह देता है, सबसे ज्यादा देखो मांसाहारी की बात करें तो मीट में सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन रहता है। लेकिन शाकाहारी की बात करें तो जैसे पत्तेदार सब्जियों में हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता है। आप चुकंदर वगैरह का सेवन कर सकते हो, उसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता है। तो हीमोग्लोबिन का लेवल मनुष्य के शरीर में बराबर रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसमें एनर्जी रहेगी। अगर हीमोग्लोबिन जैसे ही कम हुआ तो उसको थकान और उसको बिल्कुल एक आलस टाइप उसका शरीर हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन का लेवल हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे जो है वह है ये रक्ताणु के बारे में। एक ये वाला अपन ने देख लिया कि इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, ये तीनों प्रोटीन ये यकृत में बनते हैं। अब जो प्लाज्मा के बाद में जो 45% जो भाग है रक्त का, जो इसमें क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं।